तो स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो यूकेपीएससी आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2016 में। तो इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं। ये वीडियो जैसे कि आपको पता है कि यूकेपीएससी आरओ जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा जो यूकेपीएससी अपकमिंग एग्ज़ाम कराने वाला है, जैसे पटवारी का हो गया, पुलिस का हो गया या फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे अब एग्ज़ाम जब यूकेपीएससी करा रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमें अगर हम इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे प्रीवियस, तो उससे हमें आइडिया आता है कि यूकेपीएससी कैसे जो है क्वेश्चंस बनाता है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस यूकेपीएससी करा रहा है, जो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस ही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो ऑप्शन आपके पास है एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या हार्मोन। तो यहाँ पे हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित करता है वो करता है एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीबॉडी और एंटीजन होता क्या है? देखो, एंटीबॉडी जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, और एंटीबॉडी की जो उत्पत्ति होती है हमारे शरीर के अंदर ही होती है। जबकि जो एंटीजन होता है, ये लिपिड के बने होते हैं, और एंटीजन जो हमारे शरीर में बाहर से डाला जाता है, या हम एंटीजन जो हमारे बॉडी में आएगा वो बाहर से आएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंटीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हमारे शरीर के अंदर होती है, और एंटीबॉडी जो उत्पत्ति होती है हमारे शरीर के अंदर होती है, जबकि जो एंटीजन की उत्पत्ति होती है वो शरीर के बाहर से होती है। एंटीबॉडी जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, और ये किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या फीताकृमि के द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा। यानी कि जो स्वाइन फ्लू होता है वायरस के द्वारा होता है। और इस वायरस का नाम क्या होता है? अगली बार ये पूछा जा सकता है। तो इस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा जो होता है स्वाइन फ्लू होता है, और उस वायरस का नाम है H1N1। तो H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो सूअर में होता है। तो इसका स्वाइन फ्लू फैलने का कारण क्या है? सूअर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन है? तो देखिए, जो प्रोटीन का जो मुख्य एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन का एक नाइट्रोजनस एलिमेंट है या नाइट्रोजनस तत्व है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस रक्षण सिद्धांत पर आधारित है? आवेश पर, संवेग पर, ऊर्जा पर या पदार्थ पर? तो इसमें फोर्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो जो ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम है वो ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है, या उसे ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी या डीएमटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीडीटी। ठीक है, तो डीडीटी का यूज़ अब जो है हम जो है ये एक कीटनाशक था, लेकिन अब इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है ये, तो जिससे हमारे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान होता है। और डीडीटी की जो फुल फॉर्म है वो है डाइफिनाइल डाइक्लोरो ईथेन। ठीक है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ईथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? ठीक है, रेत के द्वारा, पानी के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा या लकड़ी के बुरादे के द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम, अगर पेट्रोल से कहीं आग लग जाती है तो उसके द्वारा हम बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में। हालांकि जो है यूके का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो पेपर रहेगा यूकेपीएससी का वो यूके के जो सिलेबस होगा उसके अनुसार ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन हमें कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूकेपीएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देने जरूरी, ये एक पेपर आपको करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है, ऑक्सिन है, काइटिन है या उपयुक्त सभी है? तो जो फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो इथाइलिन होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी के पौधों के बीज में क्या होता है। तो जो सूरजमुखी के पौधों के बीज में क्या होता है, क्षारोद होता है, तेल होता है, डाइज होता है या क्रिस्टल होता है। तो सूरजमुखी से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। तो सूरजमुखी के जो पौधे हैं उनके बीजों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। सही आंसर हो जाए इसका तेल। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसका मात्रक है। दूरी का है, समय का है, ऊर्जा का या तापक्रम का है। तो जो पारसेक जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। अबेकस था, एनालिटिकल इंजन था, कैलकुलेटर था या प्रोसेसर था। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बी। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या है, एनालिटिकल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एबेकस भी क्या होता है, एबेकस भी आ सकता है। एबेकस क्या होता है, एबेकस एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। कैचे मेमोरी, रैम, रोम या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ का जो 11 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम है। आपको मैं बता देता हूँ, मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो जो वोलेटाइल होती है ये होती है अस्थाई मेमोरी, और जो वोलेटाइल होती है अस्थाई मेमोरी होती है। जो नॉन वोलेटाइल होती है वो अस्थाई मेमोरी होता है। तो ये नॉन परमानेंट मेमोरी होती है वोलेटाइल, जैसे कि रैम। तो रैम आपका किस में आता है, वोलेटाइल मेमोरी में आता है। या कैचे मेमोरी, तो कैचे मेमोरी भी किस में आता है, वोलेटाइल मेमोरी में आता है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है अस्थाई, तो हमारे कंप्यूटर या उसमें अस्थाई रूप से रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं। या HDD भी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसे केवल रीड किया जा सकता है रोम और HDD को, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। जबकि रैम और कैचे वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है, इसे रीड भी किया जा सकता है लेकिन इसके साथ इसे राइट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की जो होती है मेमोरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरे पेज में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड या निम्न में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रकार है। तो कौन से होते हैं सबसे ज़्यादा अति शक्तिशाली कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, DBMS का या नन ऑफ दीज। तो जो डाटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DBMS। इसका नाम ही क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है पेंटियम शब्द किससे संबंधित है। DVD से, हार्ड डिस्क से, माइक्रो प्रोसेसर से या माउस से। तो जो पेंटियम है क्या, तो पेंटियम है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है पेंटियम। अगला क्वेश्चन है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर हस्तांतरण तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कौन सा वो है कि जो छोटी टाइप का फाइल बनाता है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ए, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन मतलब होता है कंप्रेस करना, यानी कि छोटी फाइल बनाना। तो इसका इंटरनेट पर क्या होता है, तीव्र गति से हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है ALU का तात्पर्य क्या है। तो ALU का तात्पर्य क्या है, अर्थमेटिक लॉग यूनिट, ऑल लॉन्गर यूनिट्स, अराउंड लॉजिकल यूनिट्स या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो 17 का हो जाएगा डी। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है ALU का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड या VDU। ठीक है, तो VDU क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। डिवाइसेस दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, या माउस है,
या स्कैनर है, ठीक है, या क्या है, माइक्रोफोन है। तो कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया और माइक्रोफोन हो गया, ये इनपुट डिवाइस होती है। जबकि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो हमें केवल बाहर से दिखती है, जैसे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर का हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कीबोर्ड में बटन दबाते तो वहाँ कुछ ना कुछ होता है, तो उसको क्या मिलता है, इनपुट मिलता है कि इसे आगे कुछ करना चाहिए। लेकिन मॉनिटर को इनपुट नहीं मिलता है, मॉनिटर तो अपने हिसाब से दिखाते ही मॉनिटर में हम क्या देखते रहते हैं। ये जैसे स्पीकर हो गया, ठीक है, या प्रिंटर हो गया, या मॉनिटर हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर और स्पीकर्स, ये क्या आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसका यूज़ हुआ है, पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। तो जो ट्रांजिस्टर का जो यूज़ हुआ है वो 19 का हो जाएगा आपका बी। तो दूसरी जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे, उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। तो थोड़ा देख लेते हैं हम कि यहाँ पे कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन थी। जो पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, उसमें जो यूज़ हुआ है वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें किसका यूज़ हुआ है, इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होंगे। अगला क्वेश्चन आता था 20 क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जेरे, अमेजन, नील या नाइजर। तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार कौन काटती है, जेरे रिवर क्या है, इक्वेटर को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उसका नाम है लिम्पोपो रिवर। अब है 21 का, देश और राजधानियाँ कौन सी इसमें गलत है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया ही है, टूनिशिया की है टूनिशी है, अल्जीरिया की अल्जीरियस ही है, और मोरक्को की मार्केश नहीं है, मोरक्को की क्या है, रबात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रबात। अगला हो जाएगा म्यांमार है, म्यांमार की जो सीमा है ये म्यांमार है। तो आपको इस म्यांमार की सीमा से जो टच होने वाले राज्य हैं उसको उत्तर से दक्षिण में लगाना है क्रम। तो उसको उत्तर से दक्षिण में लगाए आप क्रम, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या, अरुणाचल प्रदेश है, चाइना की सीमा से अरुणाचल प्रदेश लगता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे क्या है, नागालैंड है, नागालैंड। फिर नीचे आएगा तो आपका क्या है, मणिपुर है, और फिर क्या है, मिजोरम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, मणिपुर है, फिर मिजोरम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मैं इसे मुंह से ही बोल देता है कि हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, स्वीडन को, कनाडा को, पोलैंड को या फिनलैंड को, ठीक है। तो जो हजारों देश झीलों का जो देश है यानी कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कौन सा पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है या वेनेजुएला है। तो यहाँ पे जो है पशु चारण के लिए सभी फेमस हैं क्योंकि यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है अपने घास के मैदानों के लिए वो अर्जेंटीना है, ठीक है। क्योंकि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास, ठीक है। तो यहाँ पे पंपास घास के क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास और घास के मैदान भी आ सकते हैं, जैसे सवाना, ठीक है। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। ऐसे पंपास कहाँ है, तो पंपास अभी आ गया अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। ऐसे स्टेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपीज़ पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में, यूरोप प्लस एशिया में, तो इसे कहा गया है यूरेशिया कहा गया है। इसके अलावा कंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो कंपास कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पंपास पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। इसके अलावा डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लानोज कहाँ पाए जाते हैं, लानोज तो लानेज पाए जाते हैं वेनेजुएला में पाए जाते हैं,
ठीक है। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज, तो प्रेरीज पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए आंसर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है 26वां, 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मिजोरम की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की? अगर यहाँ पे केरल ऑप्शन होता तो आप फटाफट लगा देते। ठीक है, तो केरल के बाद जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है भारत में वो थी मिजोरम की। तो 2000 की जनगणना से हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अच्छा, भारत में सबसे पहले जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में, और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और भारत में नियमित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। इसके अलावा आर्टिकल 246 भारत का संविधान है, उसका आर्टिकल 246 है, वो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो क्या है, जनगणना कराए भारत में। अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट उत्तराखंड में, बंदरपूंछ उत्तराखंड में, धूनागिरी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आंकलन के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8.2 अरब, 8.5 अरब, 8.8 अरब या 9.1 अरब? ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 8.5 अरब क्या हो जाएगी? 2030 तक विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 29वां हमारे पास, निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? यानी कि इसका इनमें से कौन सा किसका तट है जिससे हम एवरेज समुद्र तल माप सकते हैं? ठीक है, तो 29 का सही आंसर है बी, यानी कि चेन्नई से हम क्या माप सकते हैं? औसत समुद्र तल माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इनमें से गलत कौन सा है? कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, या गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है? तो इसका गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। कोशी नदी बिहार का शोक है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी, ये भी सही है। और गंगा नदी गंगोत्री से ही निकलती है। हो सकता है कि इसमें ये आंसर बता रहा हो कि गंगा नदी गौमुख से निकलती है, तो इसमें इसने सही आंसर डी दिया है। अगला क्वेश्चन है 31 कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सुमेलित सही है? जिसकी जो राज्य निर्माण की तिथि है कौन सी सही है? हरियाणा 1 नवंबर 1996 को बना था, मिजोरम 25 जून 1986 को बना था, तेलंगाना 15 अगस्त 2014 को बना था, छत्तीसगढ़ 20 नवंबर सन 2000 को बना था। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित क्या है? तो इसमें 31 का हो जाएगा ए, यानी कि हरियाणा का बना था 1966 को बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? जब भी दालों की बात होती है तो दालों में प्रोडक्शन के मामले में जो नंबर 1 है कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र या राजस्थान है? तो भारत में ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा दालें होती हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइड है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बॉक्साइड है? भारत के पास है, रसिया के पास है, सूरीनाम के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइड है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 34 कि किस राज्य का जो वन क्षेत्र है भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरे संसार को बताया है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन मैं आपको मुंह से बोल के बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास 34 यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ सुन सकते हैं मेरे से कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी?
तो 1999 में, सन 2000 में, 2001 में या 2002 में? तो जो जनसंख्या नीति की घोषणा है वो सन 2000 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 11 मई को, 11 जुलाई को या 12 अगस्त को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को हमेशा पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्लायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादन किया था? तो ली ने, क्लार्क ने, रेवनस्टीन ने या जेलेंस्की ने? तो 37 का हो जाएगा डी। जो प्लायन का गतिशीलता संक्रमण जो मॉडल है वो जेलेंस्की ने प्रतिपादन किया था। 38 का क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोयंग केरल में है या टोडा तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, कोयंग जो है केरल में। तो थारू भी उत्तर प्रदेश में ही, गिद्दी भी। तो अब कुछ जनजातियों के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मिखिर कहाँ है? मिखिर तो जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मिखिर जो जनजाति है वो असम में है। ठीक है, कहाँ है? असम में। अपातनी कहाँ है? अपातनी है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मोपला, तो मोपला जो विद्रोह भी हुआ था, मोपला कहाँ है जनजाति? तो मोपला है केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, इसके अलावा अंगानी कहाँ है? अंगानी तो अंगानी कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, तो अंगानी कहाँ है? नागालैंड में है। इसके अलावा आपके पास आता है बक्करवाल। तो बक्करवाल कहाँ है? तो बक्करवाल है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है जनजाति? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा गिद्दी कहाँ है? तो गिद्दी तो हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा टोडा कहाँ है? टोडा तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ इरुला कहाँ है? इरुला, तो इरुला कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इरुला कहाँ है? तमिलनाडु में। मुंडा कहाँ है? मुंडा, तो मुंडा कहाँ है? मुंडा है झारखंड में। कहाँ है मुंडा? झारखंड में। अगर मैं बोलूँ चेंचू कहाँ है? चेंचू तो चेंचू बोलेंगे आप, चेंचू का है आंध्र प्रदेश में। चेंचू जो है आंध्र प्रदेश में। लेप्चा का है? लेप्चा, तो लेप्चा का है? लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा का है? सिक्किम में। अगर मैं पूछूं जारवा का है? जारवा, तो जारवा का है? अंडमान और निकोबार में है। या सेंटलीज का है? सेंटलीज भी का है? अंडमान और निकोबार में है। अगर मैं पूछूं गोंड का है? गोंड, तो गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जनजाति है, ये का है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2011 की जो जनगणना है के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका सर्वाधिक लिंगानुपात है? ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है। अब जो केरल का जो लिंगानुपात हो गया है वो उसमें महिलाएं ज़्यादा हो गई हैं और पुरुष क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमारे पास, किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को, बेहतर आवास क्षेत्र को, बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र या नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को नगर का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? R.L. सिंह, G.S. गोमल, अशोक मित्रा या A.B. मुखर्जी? तो किसने किया था? अशोक मित्रा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1979। तो बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किसने किया था? कब किया गया था? 1979 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसने किया था? ठीक है, तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ट्रेलर ने किया था, क्लार्क ने किया था, टॉन्सले ने किया था या लिंडमन ने किया था? तो सबसे पहले जो यहाँ पे इकोसिस्टम शब्द है या पारितंत्र शब्द है उसका जो प्रयोग किया था वो टॉन्सले ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसले लिख रखा है, टॉन्सले, इसका नाम टॉन्सले ने किया था। अगला क्वेश्चन है 44, किस राज्य ने सर्वाधिक पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है? उत्तराखंड ने किया है, महाराष्ट्र ने किया था या केरल ने किया था? तो पर्यावरण जो शिक्षा है, एनवायरनमेंट की जो शिक्षा है वो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने इसको अपने एक सब्जेक्ट के रूप में किया था।
अगला क्वेश्चन है ओजोन ह्रास का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, या हाइड्रोकार्बन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? ठीक है, तो CFC जो गैस है वो ओजोन ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित नहरों में कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? गंगा नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, या आगरा नहर? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। 47 क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है? इसका सही आंसर यही है कि किसी भी जगह में, अगर उस जगह में जितने ज़्यादा क्या हों प्रजातियाँ हों, या उस जितने ज़्यादा उसमें क्या हो जीन हो, या जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हों, तो अगर कोई एक एरिया है उसमें जितने ज़्यादा पशुओं की विविधता होगी, संपूर्ण जीनों की विविधता होगी, प्रजातियों की विविधता होगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या निम्न में से कोई नहीं? तो आपको हमेशा याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो किसके उत्तरदायी हैं? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन ये आपके पास, ये आपको मिलान करना है, मेगाथर्म, मेजोथर्म, माइक्रोथर्म, या हेकीजथर्म। टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये जलवायु प्रदेश हैं और ये उसमें पाए जाने वाले पादप हैं। ठीक है, तो इसमें 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहले का हो जाएगा मेगाथर्म, जो पाए जाते हैं भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मेसोथर्म पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोथर्म होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे कहाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और हेकीथर्म जो पाए जाते हैं वो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 50 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम, कि उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया थी उस समय, स्टैंड अप इंडिया जो योजना थी किसके लिए संबंधित थे? महिलाओं एवं अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं थी उनके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपका धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका जो बी पार्ट है वो कल आ जाएगा, और इसमें टोटल जो होते हैं लोअर PCS में या हमारा जो RO होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कल करेंगे। धन्यवाद।